हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया आ चुकी है और इंडिया में उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया है। एक वार्म वेलकम, एक वार्म रिसेप्शन उनको दिया गया है और वो ऐसा उनको 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 ट्रीट कराया गया है कि जैसे वो एक इस देश के ही नहीं बल्कि इस देश के नहीं बल्कि एक फॉरेन डेलीगेट की तरफ से आए हुए एक बहुत ही खासम खास गेस्ट हों और उनको एक गार्ड ऑफ ऑनर काइंड ऑफ ए थिंग और गार्ड ऑफ ऑनर काइंड ऑफ रिसेप्शन उनको मिला है। सभी को वहाँ पर स्वागत किया गया है, स्पेशली फूलों से माला पहना करके, उनको शॉल दे करके और उनके रिसेप्शन पे जो उनके 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 लिए जो लोग बाग खड़े थे, ऑडियंस थे, फैंस थे, सभी लोगों ने उनको पुरजोर स्वागत किया। और इस चीज़ से देख करके उनकी जो टीम है वो भावुक भी हुए और उन्होंने इसका शुक्रिया अदा और थैंक्स भी किया है पूरी टीम और पूरी इंडियन टीम को और पूरे होटल स्टाफ सभी लोगों को, जिन्होंने जो भी उनके रिसेप्शन के लिए जो भी तैयारियां की गई थी वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी और काफ़ी अच्छी उनको लगी भी होंगी। लेकिन उनके जो पीसीबी के जो हेड हैं उनके तरफ से जो कल बेतुका बयान आया था कि दुश्मन मुल्क करके, वो कहीं ना कहीं खटास डालती है, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम करती है। जिससे होता यह है कि वो तो पीसीबी हेड आज या कल से निकल जाएंगे लेकिन लोगों के दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगा। जैसे कि रमीज राजा जी जब पीसीबी के हेड थे तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो भी बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब वो हेड बने थे तो बेतुका बयान देना चालू कर दिया था उन्होंने कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम मिलियन डॉलर टीम को हम लोगों ने हराया है, वो टीम को बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन मिलती है, जबकि वो टीम उतनी अच्छी नहीं है। ये सब बेतुका बयान देना, मुझे तो लगता है कभी कभी कि जो हेड्स होते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो उनको ना बाहर से कुछ शिक्षा दी जाती है या बाहर से उनको बोला जाता है कि आपको ये चीज़ बोलनी है, क्योंकि ये कोई चीज़ ये चीज़ नहीं बोलेगा यार। ये ऐसा कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं हम, दुश्मन मुल्क है तो आप आए क्यों यार? आपको मना कर देना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए था। एक तरफ आप आते हो, एक तरफ आप उम्मीद करते हो कि भारत मीडिया अच्छा दिखाए, भारत की मीडिया कुछ अच्छा हमारे खिलाफ बोले, और आप दूसरी तरफ कुछ ना कुछ उठपटांग बोल देते हैं, उस रिश्ता पूरा खराब हो जाता है। बहरहाल इस चीज़ को मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा, हो सकता है गलती से बोल दिया हो या गलती से निकल गया हो, लेकिन जनरली जो हम लोग देखते हैं इंसान के जो चेहरे पे जो उसके दिमाग में होता है ना, जो फीड होता है वही उसके मुंह से निकलता है। और ये बहुत गलत बयान है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या उनको इसके लिए कंडेम करना चाहिए या इसके लिए उनको बताना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों बोला गया और ऐसा क्या हुआ है। दूसरा हवाला मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से करूंगा कि उनका जो पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी हो गया और वो उनको दे दिया गया है। प्लेयर्स इससे काफ़ी खुश है, लेकिन मुझे खुशी ज़्यादा कुछ इससे हासिल नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके जो प्राइम टेस्ट के जो बॉलर हैं, अबरार अहमद, जिन्होंने 38 के करीब कुछ विकेट लिया है 6 टेस्ट मैचों में, उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया यार। डी कैटेगरी में रख देते आप। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि टेस्ट के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। आपका एक प्लेयर हुआ करता था आबिद अली, उसके बाद उसको हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ, हार्ट का हुआ, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, जबकि आपके टेस्ट के वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। इस तरीके से आपको देखनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नसीम शाह को आप बी कैटेगरी दे रहे हो, जो नसीम शाह आपके तीनों फॉर्मेट में खेलता है और तीनों फॉर्मेट में वो लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो बैट से हो, बॉल से हो। श्रीलंका आप लोग गए थे, 9 विकेट आपके गिर गए थे, बाबर आजम ने उसके साथ मिलकर के सेंचुरी लगाया था। कंट्रीब्यूशन भूल जाते हैं यार आप लोग। आप मतलब वो लड़का नसीम साहब आपको अफगानिस्तान के साथ 2 बार हारा हुआ मैच आपको जिता के दिया, आप खुश हो रहे हो। अब्दुल्ला सफीक आपका टेस्ट का इतना अच्छा बैट्समैन, आप उसको सी कैटेगरी दे रहे हो। इजी डिजर्व सी कैटेगरी। टेस्ट प्लेयर का तो आप लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद आप बोलते हो कि हमारे परफॉर्मेंस नहीं आता है, हमारे को कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। इमाद वसीम का सिलेक्शन हुआ है बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में। वो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल से खेल नहीं रहा यार आपके लिए, और आप उसको सिलेक्शन में दे रहे हो। पता नहीं कहां से किसके फोर्सफुली आ रही है वो। सरफराज अहमद आपको अभी रिसेंटली उसने टेस्ट मैच में आपके लिए अच्छा परफॉर्म करने, सेंचुरी लगाई, 2-3 हाफ सेंचुरीज लगाई,
उसको डी कैटेगरी आप दे रहे हो। इस तरीके से आप प्लेयर्स के साथ मजाक करोगे तो प्लेयर्स भी आपके साथ इसी तरह से मजाक करेंगे। इफ्तिकार अहमद का मैं देख रहा हूं डी कैटेगरी दिया गया है उसे, उन्हें भी। इफ्तिकार इज इंप्रूविंग डे बाय डे, चाहे वो T20 आए चाहे वो ओडीआई मैचेस हो। मोहम्मद रिजवान क्या कंट्रीब्यूशन है यार टेस्ट मैचेस में उनका, जो आप उनको बी कैटेगरी ए कैटेगरी में आप रख रहे हो। शाहीन आफरीदी का समझ में आता है, बाबर आजम का समझ में आता है, बी कैटेगरी में आप लोगों को ला करके दे रहे हो। फकर जमान, व्हाट कंट्रीब्यूशन ही हैव। इमामुल हक चलो ठीक है उनका, हारिस रऊफ ठीक है उनका बी कैटेगरी, मोहम्मद नवाज, शादाब खान चलो समझ में आ रहा है परफॉर्म नहीं किया तो आपने उनको बी कैटेगरी में रखा है। लेकिन ये जो सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक को रखा है, टेस्ट मैच हाईली आपका बेस्ट लड़का है आपका टेस्ट ओपनिंग में, उसको आप बी सी कैटेगरी दे रहे हो। नुमान अली वेयर इजी यार, नुमान अली इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है, जबकि आपका सेकंड टेस्ट में जो स्पिनर है वो नुमान अली होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग। और फहीम अशरफ क्या कंट्रीब्यूशन है यार। लास्ट मैं अगर एक साल की उसके विकेट एनालिसिस देखूं तो 10 विकेट उसने तीनों टेस्ट, ओडीआई और वनडे मिला करके नहीं लिए होंगे। आप उसे डी कैटेगरी दे रहे हो। इजी डिजर्व, अबरार अहमद आपका डिजर्व नहीं करता, लेकिन फहीम अशरफ आपका डिजर्व कर रहा है। हसन अली पिछले एक साल से वो खेला नहीं है, उसको आप डी कैटेगरी दे रहे हो। और हसन अली को और इफ्तिकार अहमद को आप एक कैटेगरी में रख रहे हो। क्या मैसेज जा रहा है ये? कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, कोई सेंस नहीं बनता। इंसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, कोई परफॉर्मेंस नहीं है डी कैटेगरी में। वो सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउथ शकील, आपका मिडिल ऑर्डर का वो रीढ़ का हड्डी है यार। कई मैचेस उसने टेस्ट मैचेस में आपके लिए सेविंग नॉक खेला है, कोई उसका जिक्र नहीं, कोई उसका नहीं। अजहर अली आपका रिटायर हो गया, चलिए उसको आपने हटा दिया। आपके पास बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स हैं यार, उनको आप रेस्पेक्ट देना शुरू करिए। आप जब दोना चालू करोगे, मैं पाकिस्तान मीडिया में भी देखा बहुत सारा ये चिल्लम चोट चल रही है यार। आप ही लोगों ने इन सबको बढ़ावा दे रखा है, तभी ये ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत बार देखा है मैंने कि यूनिस खान जैसे प्लेयर को बी कैटेगरी सी कैटेगरी में डाला जाता था, उसका जब मीडिया का सोर्स तराबा होता था तब उनको जाकर के प्रमोट किया जाता था। इस तरीके से आप करोगे नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो डिजर्व करता है उसको आपको लाना होगा। फकर जमान जैसा प्लेयर को आप बी कैटेगरी में दे रहे हो, ही डिजर्व टू बी इन सी कैटेगरी। उसकी जगह पर जो इफ्तिकार अहमद है उसको आप बी कैटेगरी में डालें। आप इफ्तिकार अहमद को डी कैटेगरी दे रहे हो। आसिफ अली का कोई नाम नहीं है आपके यहां पे, आपने यूज किया, थ्रो किया और चला गया। इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, इस तरीके से आप बार बार लोगों को लाएंगे, नॉट गुड फॉर पीसीबी। किसने बनाया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे समझ में नहीं आया। लीग खेलने के लिए चलिए, आप पहले वो लो, आपने अलाउ किया था 1 लीग खेलने का, अब आप 2 लीग दे रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा चीज होता है यार, वो प्लेयर्स आपके लिए कमा करके और रेस्पेक्ट लेकर के आते हैं। शान मसूद जैसे प्लेयर्स को आप डी कैटेगरी दे रहे हो। शान मसूद शुड बी इन वर्ल्ड कप, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, उसको टाइम लेकर के इनिंग को बिल्ड करना आता है उसे। आपकी टीम में वो है ही नहीं, आपने सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाले प्लेयर को रखा हुआ है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, निकल गए घर आकर वापस मैच हार के चले गए। इस तरीके से नहीं होगा। नो डाउट पीसीबी ने मैच फीस जरूर इंक्रीज किया है, मोर देन 100% इंक्रीज हुई है जो सैलरी है। मेरे ख्याल से बाबर आजम तकरीबन 50 लाख रुपए पर मंथ सैलरी इनकी होगी, अपार्ट फ्रॉम मैच फीस जो उनको मिलेगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। उनको 50 लाख रुपए पर मंथ पीसी मतलब पाकिस्तानी रुपया में उनको ये मिलेगी। शाहीन आफरीदी को मिलेगी और मोहम्मद रिजवान को मिलेगी ये अमाउंट। ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपको हर प्लेयर को देखना है यार। जो प्लेयर नहीं खेल रहा है लास्ट 2 साल 3 साल से, कोई परफॉर्मेंस नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपने 3 साल के लिए दे दिया है। अब ये प्लेयर्स जो आपको कल की डेट में फिक्स नहीं है कि ये खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, या ये कहां तक चलेंगे, उनको आप 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। मतलब बाकी सब प्लेयर्स जो होंगे वो सिर्फ मैच में जो खेलेंगे उसको बस वो मैच फीस मिलेगी। मैच फीस भी आपने साथ इंक्रीमेंट किया है कुछ, तकरीबन 50% जो पहले हुआ करता था वो अब 50% से इंक्रीज हुआ है टेस्ट में, तो 25% से हुआ है ओडीआईज में, और 12.5 से 13% के बीच में हुआ है कुछ T20 आईज में। अच्छी बात है। रेवेन्यू शेयरिंग भी हुई है। पाकिस्तान पीसीबी की जो भी पीसीबी अर्न करेगा आईसीसी से, उस पर 1% का, सॉरी 3% का वो दिया गया है कि उसमें प्लेयर्स को शेयरिंग होगा। वो अच्छी बात है, ये सब चीजें हो रही है, लेकिन प्लेयर्स के साथ जाती हो रही है, वहां मुझे दुख होती है। प्लेयर्स आप पीसीबी प्लेयर्स है तो पीसीबी है। आपको ये टीम फाइनल्स में 2-2 बार, एक बार लेकर के गई हैं। एक बार सेमीफाइनल खिलाया T20s में, एक बार आपको फाइनल्स में खिलाया T20 आईज में, और उस टीम के प्लेयर्स के साथ आप इस तरीके से मजाक करोगे तो वो गलत है। मेरे लिए तो वो बिल्कुल कतई गलत बहुत बड़ी भूल की है पीसीबी ने यहाँ पे। कल की डेट में ये प्लेयर्स बोल दें कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना है, मैं मैच फीस पे खेलूंगा। आबिद अली इतना अच्छा आपका टेस्ट प्लेयर हुआ करता था, इंजरी हुआ, उसका कैरियर खत्म हो गया यार। ऐसे अगर आप ट्रीट करोगे अपने प्लेयर्स को, प्लेयर्स बहुत अनहैप्पी होंगे उसके बाद। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो प्लेयर्स होते हैं वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में ज्यादा नाम आता है उनका, क्योंकि उनको पैसे जब नहीं मिलते हैं तो वो इसी तरीके से हरकत करना चालू कर देते हैं। आपको समझना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी को समझिए कि भाई किस लिए ये सब चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में होती है, किस लिए लोग पकड़े जाते हैं फॉर आपका कोई भी स्कैंडल होता है या क्या स्कैम होता है या स्पॉट फिक्सिंग हुआ, मैच फिक्सिंग हुआ उसमें। बहरहाल मैं पीसीबी से अपील करूंगा कि जो भी प्लेयर्स हैं उनको उनका हक मिले और वो अच्छा परफॉर्म करके दें। तो चलिए अब हम दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने कल प्रॉमिस किया था कि हम हर दिन एक एक टीम का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो आज हम नंबर 1 टीम ओडीआई की इंडिया से ही शुरुआत करेंगे। और इंडिया की जो फाइनल 15 स्क्वाड है वो आज अनाउंस हुई है, और उसमें अक्षर पटेल जो पहले सिलेक्शन हुआ था, उनकी जो क्वाड रिसेप है वो ठीक नहीं हुई है, जो हैंड में हुई थी उनको, उसके बदले अब रविचंद्रन अश्विन का आया है। बहुत मीडिया वाले बोल रहे थे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। बॉस, ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता। जो रविचंद्रन अश्विन जो कर सकते हैं स्पिनर के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर, वो कोई नहीं कर सकता। अक्षर पटेल अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो बॉलिंग में वो थोड़ा सा डाइसी होते, 2 या 4 ओवर आप उससे फेंकवा सकते थे, लेकिन अश्विन से आप यहाँ पे 10 ओवर आप पूरे के पूरे फेंकवा सकते हैं, और वो कभी भी किसी भी समय पर बॉलिंग कर सकते हैं। या तो अगर मैच की बिगिनिंग में भी वो डाल सकते हैं और मैच के वो एंड में भी डाल सकते हैं, बीच में तो वो डालेंगे ही डालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए रिप्लेसमेंट हुई है। और अब मैं ये बीसीसीआई से अपील करूंगा कि रविचंद्रन अश्विन को आप यूज करिए, और उनको ऐसा यूज करिए कि वो पावर प्ले में भी बॉलिंग करे, क्योंकि मोस्टली जो अपोनेंट्स के जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है ना, उनके अगेंस्ट में वो लीथल साबित हो सकते हैं, और स्पेशली इन इंडियन पिचेस। वरना यहां पर आपको मार भी बहुत पड़ेगी, और आपको ये, लेकिन विकेट टेकिंग जो ऑप्शन होता है ना, अक्षर पटेल को मैं विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं देखता। अक्षर पटेल इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वो बीच में आकर के या फिर लास्ट में आकर के 40-30-40 रन बना सकते हैं, लेकिन बॉलिंग वाइज मैं अक्षर पटेल पे उतना रिलाई नहीं करता हूं या उतना कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूं। तो इंडिया को 6 बॉलर्स चाहिए ही चाहिए होंगे, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस में। तो 3 पेसर होंगे और 3 स्पिनर होंगे। पेसर के तौर पर टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, हार्दिक पांड्या होंगे, जो कि फुल कोटा ऑफ 10 ओवर्स डाल सकते हैं ऑन हिज ओन गिवन डे। और स्पिनर पे बात करें तो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन होंगे। तो 6 बॉलर का जब आपके पास पूरे के पूरे 6 जो बॉलर हैं वो आपके मैच विनर्स होंगे ना, तो कोई भी टीम आपको अटैक करेगी तो आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपके पास बॉलर का रिजर्व है, जो कि आपके एक्स्ट्रा कुछ किसी को एक्स्ट्रा मार पड़ जाए तो वो कुछ इधर उधर निकाल करके कर सकता है। तो टीम इंडिया की जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से होगी। जो 15 स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, पहले मैं प्लेइंग 11 का कर देता हूं, बाद में 4 प्लेयर्स का आपका और नाम बता दूंगा। नंबर 1 पे शुभमन गिल, रोहित शर्मा,
ये आपके ओपनर्स होंगे और यही होने चाहिए। नंबर 3 विराट कोहली को आना चाहिए। नंबर 4 पर आपके ईशान किशन को होना चाहिए, बीच में एक लेफ्ट हैंडर को होना चाहिए। नंबर 5 पर आपके पास केएल राहुल होने चाहिए। नंबर 6 पर आपके पास हार्दिक पांड्या होने चाहिए। नंबर 7 पर आपके पास रविंद्र जडेजा होने चाहिए। नंबर 8 पर अश्विन होने चाहिए। नंबर 9 पर आपके पास कुलदीप यादव होना चाहिए। 10 पर आपके पास जसप्रीत बुमराह और 11 पे आपके पास मोहम्मद सिराज। ये आपके प्लेइंग 11 होनी चाहिए थ्रू आउट वर्ल्ड कप के लिए। और अगर बीच में किसी को रेस्ट वेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये 11 आपके सिलेक्टेड होने चाहिए। अब बाकी जो 4 प्लेयर्स हैं जो एक्स्ट्रा में रहेंगे वो रहेंगे आपके श्रेयस होंगे आपके पास। उसके बाद आपके पास आएंगे एक्स्ट्रा में मोहम्मद सामी होंगे आपके पास 2। नंबर 3 पर आपके पास जो एक्स्ट्रा में होंगे शार्दुल ठाकुर होंगे। और एक प्लेयर और बच रहे हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा उनका कि क्या नाम है। लेकिन ये 3 प्लेयर्स आपके रिजर्व्स में होंगे तो आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करते चले जाएंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन से वो प्लेइंग 11 होंगे। सॉरी, जो इंडियन टीम के जो टॉप 15 जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें मैं आपका नाम बता देता हूं। हाँ, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन उनको इस स्टार्टिंग मैचेस में आप मत खिलाएं। उनको आप कोई प्लेयर अगर फॉर्म में हट रहा है या कोई प्लेयर आपको लग रहा है कि हाँ उनको वो फॉर्म या वो निक उनका नज़र नहीं आ रहा है, उनका प्रेजेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो उनकी जगह पर आप सूर्य कुमार यादव को लेकर के ला सकते हैं और सूर्य कुमार यादव का लाभ पूरा का पूरा उठा सकते हैं। और सूर्य कुमार को आप नंबर 6-7 पे मत खिलाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ सूर्य कुमार की जो जगह होनी चाहिए वो चौथे नंबर पे होनी चाहिए, ताकि वो वहां से वो मारता हुआ चले और अगर वो बीच में आउट भी जाता है तो हमारे पास बैट्समैन हो जो उसको काउंट निगेट कर सके। तो या तो आपको ईशान किशन को बिठाना होगा और सूर्य कुमार यादव को खिलाना होगा। ये 2 ही रिप्लेसमेंट मुझे नजर आ रहे हैं, वरना और कोई रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा। ईशान किशन को मैं इसलिए फेवर कर रहा हूं कि बॉस वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता है और वो मोस्ट मतलब लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडर का इस्तेमाल टीम इंडिया हर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करती है। जिस तरीके से युवराज सिंह हुआ करते थे, सुरेश रैना हुआ करते थे, उसी तरीके से आपके ईशान किशन को आपको यूज करना होगा। कभी कभी आपको रविंद्र जडेजा को भी आप ऊपर यूज कर सकते हैं और उनकी बैटिंग को भी आप उठा सकते हैं। जहां पर जब टीम इंडिया की 2 या 1 विकेट जल्दी गिर जाए तो रविंद्र जडेजा को पूरा वहां ऊपर जा करके ये एहसास दिया जाए कि आपको इनिंग को बिल्ड करना है और आप अपने एक ओर संभाले रहेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप हमेशा डोमिनेट करते रहोगे कि आपके पास एक ऐसा बैट्समैन हो जो अटैकिंग खेले और समय आए तो वो डिफेंसिव भी रहे। सूर्य कुमार यादव में ये चीज़ नहीं है कि वो डिफेंसिव गेम खेल सकते हैं, वो अटैक पे ही खेलेंगे और अटैक पे ही जाएंगे। लेकिन ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो आपको डिफेंस और अटैक दोनों दे सकते हैं। तो बस इसलिए मैं ईशान किशन को रेट हाई करता हूँ सूर्य कुमार यादव की जगह पे। लेकिन जब सिचुएशन जैसी हो कि हाँ अब आपको यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए क्योंकि आपके पास बैटिंग सभी पे आपको भरोसा है और सभी लोग आपके परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सूर्य कुमार यादव को क्या बोलते हैं डाल सकते हैं ईशान किशन को वहाँ पे हटा करके। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, 7वें पे रविंद्र जडेजा, 8वें पे अश्विन, 9वें पे जसप्रीत बुमराह, 10वें पे कुलदीप यादव, 11वें पे मोहम्मद सिराज। ये बेस्ट अटैक है आपका, ये बेस्ट चांस है आपका वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अब बात करते हैं टीम इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनकी है जो बीच में 2 ऑलराउंडर्स आ रहे हैं ना, 3 ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, अश्विन, जडेजा और हार्दिक पांड्या। ये टीम इंडिया की स्ट्रेंथ होगी क्योंकि ये जो 3 बैट्समैन और 3 बॉलर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कम प्लेयर्स के पास होता है, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वो जो इस कंडीशंस पे वो ऑलराउंडर काम नहीं आएंगे उतना जितना कि ये तीनों आ सकते हैं। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया का जो वीकनेस मुझे नजर आता है वो है इमेच्योरिटी। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनिंग को कैसे बिल्डअप किया जाएगा या कौन खड़ा रहेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक मुझे उस तरीके का दिखाई नहीं दिया कि चेस करते हुए कोई वहां पर खड़ा रहे और विराट कोहली और ये लोग नहीं है, उसके बाद वो टीम इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि चेस करने के लिए आपको ये दोनों मॉडर्न ग्रेड्स का साथ चाहिए होगा।
आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तब तो कोई भी आकर के खेल लेगा, कोई भी मार लेगा, लेकिन मेरी वरी वहां पर है कि आपको 270 280 रन चेस करना हो और कभी किसी इत्तेफाक से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर उस समय पे इनिंग को कौन बिल्डअप करेगा, एक इनिंग को एक तरफ से कौन होल्ड करेगा और एक तरफ से कौन अटैक करेगा। अटैक तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन होल्डिंग जॉब कौन करेगा, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अभी भी उस तरीके का जो भरोसा है, उस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है, वो अभी प्लेयर्स पे नहीं आया है, चाहे वो आपके केएल राहुल हो, चाहे वो आपके ईशान किशन हो, क्योंकि हार्दिक की बैटिंग आते आते तक टीम इंडिया के चार विकेट गिर चुके होंगे, और 4 विकेट गिरने के बाद फिर जब हार्दिक पांड्या अगर आते हैं संभालने के लिए, तो हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। तो इंडिया की यहाँ पर जो वीकनेस है वो मुझे यही नजर आता है कि जब चेस करे इंडिया, या इंडिया को अगर सेकंड इनिंग के में किस तरीके के परफॉर्म करती है, और अगर कोई बड़ा चेज हो और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों आउट हो जा चुके हों, तो फिर कौन वहां पर पारी संभालेगा। ये सबसे बड़ा वीकनेस है इंडियन टीम का। तो हर टीम इंडिया के खिलाफ अगर जीतना है तो ये इस वीकनेस का एक्सप्लॉइट करना होगा आपको, कि इंडिया के खिलाफ 280 290 300 320 का टारगेट दिया जाए, और 320 का टारगेट देने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले जल्दी अर्ली ऑन आउट करने का देखा जाए। वरना इस टीम में मुझे कोई भी नेगेटिव चीज नजर नहीं आ रही, कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही है। बॉलर हैं, पिटते हैं, सभी पिटते हैं यार, ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम की बॉलर्स ही पिट रहे हैं या वो है। पिच ऐसे बनती है, पिचेस ऐसे होते हैं ना कि हर बॉलर वहां पे पिटता हुआ नजर आता है। इस तरीके से पिचेस हैं यहाँ पर कि ट्रू विकेट होते हैं ना इंडियन टीम में, इंडियन पिचेस पे ट्रू विकेट होती है, जो बाउंस है वो ट्रू है। आप अक्रॉस द लाइन भी खेल सकते हैं, एबव बॉलर्स हेड खेल सकते हैं, आप उसको पुल कर सकते हैं, पुश, आप उसको कट कर सकते हैं, बॉल को आप एक ही बॉल को आप 3-4 डायरेक्शन में खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंस आपको ट्रू मिलता है। जहां पे लो बाउंस होता है वहां पर जब बॉल फंस के आता है, नीचे ऊपर नीचे होता है, वहां पर आपको ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है, वहां पर तो फिर इंडियन बॉलर्स घातक हो जाएंगे। और आईसीसी का इवेंट है, तो यहाँ पे पिचेस का जो कंट्रोल है वो आईसीसी के हाथ में होगा। तो ये कहना गलत आरोप अगर कोई लगाता है कि इंडियन पिचेस इंडियन को सूट कर रहे हैं, ये हो रहा है, पिचेस उनके मर्जी के नहीं बन रहे हैं, तो ये गलत मतलब बेबुनियाद बातें होंगी है। तो इंडियन टीम की वीकनेस मैंने बता दी आपको, चेस with Rohit Sharma and Virat Kohli early on, when they get out, who will manage and who will run the show, that we have to take care, because we haven't seen it in the past 1.5 year. जो स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की वो यही है कि जो उनके 3 ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत बड़े एसेट हैं किसी भी टीम के लिए, कि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरीके से वो कर सकते हैं, और अपने गिवन डे पर वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, तीनों बॉलर्स। और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है इंडियन टीम के पास, कि इंडिया के पास स्पिनर के तौर पर, स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव हैं, स्पेशलिस्ट पेसर के हवाले से बात करूं तो जसप्रीत बुमराह हैं और सिराज हैं। ये किसी भी अपोजिशन को मतलब स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही लिटा सकती है। इसका हम लोगों ने जीता जागता सबूत देखा है, श्रीलंका के साथ हो या आपके पाकिस्तान के साथ हो। जो एशियन टीम अपने होम ग्राउंड जैसे पिचेस पे इस तरीके से बर्बाद हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो टीम बाहर से आ रही है, जो फॉरेनर्स टीम्स है, उनका क्या असर किया जा सकता है, या उनका क्या हल बिगाड़ सकती है ये बॉलिंग लाइन अटैक। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीम इंडिया की। इंडियन टीम की जो थ्रेट है वो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस। अगर किसी दिन अगर कोई आपका नॉकआउट मैचेस हुआ या नॉकआउट मोमेंट हुआ, वहां पर अगर टीम इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस ही ले बैठती है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे अटैकिंग के लिए जाते हैं, तो नीचे वो वाले पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नीचे जो है वो खेल लेगा, वो खेल लेगा, वो खेल लेगा। और एक समय पे ऐसा आता है कि जडेजा और आपके अश्विन, ये सब पे जब ज़्यादा आप बोझ डालोगे, जब उन पे ज़्यादा आप स्ट्रेस डालोगे, तो वो भी क्रम्बल कर सकते हैं। जडेजा नो डाउट सीएसके के लिए बहुत ही अच्छा बैटिंग वाइज परफॉर्म्स करते हैं, लेकिन इंडियन टीम से मेरे को उनकी ये रिक्वेस्ट है कि इंडियन टीम के लिए वो उसी तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके से वो सीएसके के लिए करते हैं। अगर सीएसके में जडेजा खड़े हैं विकेट पे, तो सीएसके वो मैच हारती नहीं है। उसी तरीके का कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और रविंद्र जडेजा को भी मैं ये अपील करूंगा कि बॉस बहुत चालाकी, आप अपनी पोजीशन को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ये लेना आप बंद करें और
पूरी तरीके से टीम का साथ दें और पूरी तरीके से परफॉर्म करें, जिसकी वजह से टीम इंडिया ये मैच असम से जीते और टीम इंडिया प्रोसेस पे फोकस करे, ना कि रिजल्ट पे। प्रोसेस पे अगर आप फॉलो करना चालू करते हैं ना, तो रिजल्ट अपने आप आपके फेवर में ही आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये थी मेरी टीम इंडिया की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस, पूरी की पूरी तरह इस तरह से आपकी डिटेल एनालिसिस की, कौन कहाँ पर फिट बैठता है, कौन प्लेइंग 11 हो सकता है, क्या किसका क्या रोल होना चाहिए, कौन एंकर खेल सकता है, कौन उसका डिफेंसिव खेल सकता है, कौन विकेट को होल्ड कर सकता है, कौन सा बॉलर अटैकिंग कर सकता है, कौन सा बॉलर कंटेन कर सकता है, ये सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर हार्दिक पांड्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है कि जो लास्ट के 5-7 ओवर में उनको बैटिंग अगर मिलती है तो वो 350 325 के स्कोर को 400 तक पहुंचा सकते हैं। और बैटिंग जब बॉलिंग करने आए तो बॉलिंग में भी जो उनका जो निप है और जो वो आपका जो बॉल को हिट द डेक हार्ड बॉलिंग लेंथ पे जो बॉलिंग करते हैं, तो बाउंसर जिस प्लेयर को बाउंसर खेलने पे दिक्कत होती है, वहाँ पर हार्दिक पांड्या उस गेंद से उसको बहुत टेस्ट कर सकते हैं, बहुत परेशान कर सकते हैं। तो विद दैट आई एम टेकिंग योर टाइम ऑफ, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर, एक नई टीम के साथ चर्चा करेंगे कि उस टीम की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।